Hello friends. So in the last lecture we had discussed about Charter Act 1793 1793 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट वाला जो आया था चार्टर एक्ट 1813 1813 में आया था। ये 20 इयर्स के बाद आया था चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो कंपनी की मोनोपोली थी, पहला पॉइंट था कि कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड की, क्योंकि कंपनी के पास एकाधिकार था व्यापार करने का, तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन थे। पहला था कि जो चाइना के साथ इनका ट्रेड होता था उसको इन्होंने कंटिन्यू रखा, और जो ट्रेड होता था चाय का उसको भी कंटिन्यू रखा। सेकेंड पॉइंट था कि जो आपके कंपनी की जो टेरिटरी थी, मतलब इंडिया जो टेरिटरी थी कंपनी की, उसका पोजीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए बढ़ा दिया था। और थर्ड आपका था कि जो आपके मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, इनकी पावर्स को इन्होंने इनलार्ज कर दिया। और आपका फोर्थ पॉइंट था कि जो आपके शेयर होल्डर थे कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उनको 10.5% 10.5% का डिविडेंड दिया जाता था। जो इंडियन रेवेन्यू से प्राप्त होता था, भारतीय राजस्व से, उस पे उनको 10.5% का डिविडेंड मिलता था। और आपका फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि सबसे पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए 1 लाख रुपए एनुअली उनकी एजुकेशन पे खर्च करने के लिए अलॉट किया था। बट रियलिटी ये थी कि ये करीब 8 से 10 साल तक ये पैसा मिला ही नहीं इंडियंस को, मतलब अलॉट ही नहीं हुआ, बस ये अनाउंसमेंट हुआ था। और फिफ्थ था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अलाउड कर दिया इंडिया में कि वो आके अपने धर्म को, मतलब उसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो ये आपका मेनली था चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें पहले देखते हैं कि मोनोपोली ऑफ the company of monopoly of trade has been ended. Except trade with China and trade in tea. सेकेंड पॉइंट था जो टेरिटरी थी ऑफ कंपनी की, जो टेरिटरी ऑफ कंपनी एक्सटेंडेड नेक्स्ट 20 years in India। और आपका जो थर्ड पॉइंट था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को Christian missionaries was permitted to India to preach their religion। तो फोर्थ पॉइंट आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि government should
Government should allot 1 lakh rupees annually for the education among Indians. और आपका था कि जो आपकी पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल was further enlarged. तो आपका क्या था कि कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड की उसको खत्म कर दिया गया था, एकाधिकार। और सेकंड था कि बट इसमें भी 2 कंडीशन थी कि ट्रेड विथ चाइना जो होता था, चाइना के साथ जो व्यापार होता था उसको कंटिन्यू रखा गया, और जो ट्रेड होता था आपका चाय के साथ, चाय में जो ट्रेड होता टी में, उसको कंटिन्यू रखा। सेकंड था जो आपकी कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में, मतलब इंडिया जो कंपनी की टेरिटरी थी उस पे इन्होंने एक्सटेंड कर दिया उसको नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर थी वो भी एक्सटेंड हो गई थी। और थर्ड था कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, क्रिश्चियन मिशनरीज उनको इंडिया में अलाउड कर दिया गया कि वो इंडिया में आए, अपने धर्म को प्रीच करें, प्रचार करें, उसका प्रसार करें, ठीक है। और फोर्थ इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्योंकि पहली बार ये ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए एनुअली इंडियन की एजुकेशन के लिए देने की घोषणा की थी, और ये पहली बार ऐसा हुआ था। इससे पहले कभी भी मतलब इंडियंस की एजुकेशन के लिए रुपए नहीं अलॉट हुआ था। और उसके बाद था कि जो पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर थी उसको फर्दर इनलार्ज किया गया। और आपका एक पॉइंट और था इसमें कि जो कंपनी के शेयर होल्डर थे, कंपनी शेयर होल्डर वर गिवन 10.5%, 10.5% डिविडेंड था उनको, डिविडेंड ऑन इंडियन रेवेन्यू। तो जो भी आपके कंपनी के शेयर होल्डर थे उनको 10.5% डिविडेंड मतलब लाभांश दिया जाता था। लाभांश किस पे दिया जाता था? जो भी इंडिया से रेवेन्यू प्राप्त होता था कंपनी को, उस पे। तो ये आपका चार्टर एक्ट 1813 था, और इसके बाद जो चार्टर एक्ट आया था वो 33 में आया था, मतलब 1833 में आया था। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो नेक्स्ट हमारा जो एक्ट था वो चार्टर एक्ट 1833 था, और इससे पहले हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। और 13 के बाद ये 20 साल बाद एक्ट आया था 1833। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो आपकी कंपनी की टेरिटरी थी, मतलब इंडिया का जो लीज सिस्टम था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। सेकेंड पॉइंट था कि जो आपके 1813 में हमने देखा था कंपनी की जो मोनोपोली थी, मतलब एकाधिकार था व्यापार करने का, उसको कंपनी 1813 में खत्म ही कर चुकी थी। लेकिन उसमें 2 एक्सेप्शन थे कि अपवाद थे कि पहला कि एक जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था चाइना के साथ, उसको कंटिन्यू रखा था, और जो ट्रेड होता था मतलब चाय का जो व्यापार होता उसको 1813 में कंटिन्यू किया गया था। बट 1833 के एक्ट में इन दोनों एक्सेप्शन को खत्म कर दिया, मतलब मोनोपोली पूरी तरह खत्म कर दी कि चाइना के व्यापार के साथ भी
चाइना के साथ जो व्यापार होता था और चाय में जो व्यापार होता था उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था, जो आपके अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे उनका डेजिग्नेशन चेंज कर दिया, मतलब उनकी पोस्ट को उनके पद का नाम अब बदल के क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो आपके जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो इस वक्त थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक थे। और विलियम बेंटिक मतलब आपको पता कि 1829 में उन्होंने आपके सती प्रथा का अंत भी किया था। तो इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। तो इसमें आंसर होगा कि विलियम बेंटिक ही लास्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। और पूछा जाएगा फिर कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो वो भी आपके बेंटिक ही होंगे। तो ये पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट था कि जब गवर्नर जनरल बंगाल को इंडिया कहा जाने लगा तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक केंद्रीकरण हो गया उसका, क्योंकि जो भी आपके सिविल मिलिट्री और जो मतलब आपकी रेवेन्यू पावर होती थी वो किसके हाथ में आ गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गई थी। और आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, जो कानून बनाने की पावर थी, तो वो आपके जो प्रेसिडेंसी थी आपकी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, इन दोनों की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो भी अब खत्म हो गई थी। वो भी सब किसके पास आ गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो मतलब एक प्रकार से लेजिस्लेटिव पावर भी को भी सेंट्रलाइज कर दिया। फिर आपका पॉइंट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ मेंबर्स को ऐड किया गया, लॉ मेंबर को। अब लॉ मेंबर को ऐड किया गया था क्योंकि इसमें जो भी मतलब स्पेसिफिक कोई लॉ से रिलेटेड अगर कोई मैटर होता था तो वो उसमें सजेशन देते थे या कानून बनाने के लिए, क्योंकि इस वक्त आपका कोडिफिकेशन भी शुरू हुआ था लॉ का। तो इसलिए लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड किया गया। और इसमें जो पहले लॉ मेंबर थे वो लॉर्ड मैकॉले थे। लॉर्ड मैकॉले, जब हमने लॉर्ड मैकॉले मिनट पढ़ा था ना, तो पिछले लेक्चर में जब हम लोग एजुकेशन रिफॉर्म में पढ़ रहे थे, तो जो मैकॉले मिनट पढ़ा था वो आपका कब आया था, 1835 में। तो आपको ऐसे याद रखना कि एक्ट आया आपका 1833 में और 35 में आपका लॉर्ड मैकॉले मिनट आया था। तो ये आपके पहले लॉ मेंबर थे काउंसिल के। और इसमें एक पॉइंट था कि जो भी मतलब रेवेन्यू कलेक्ट होता था या उसको कहाँ पे खर्च करना है, ये पूरी तरह कंट्रोल होता था किसके द्वारा, गवर्नर जनरल के ही, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें सबसे लास्ट पॉइंट था कि जो स्लेवरी सिस्टम था उसको भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, स्लेवरी को एबलिश कर दिया गया था। और ये किया गया था आपके इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 में। बट इस एक्ट में इसकी मतलब इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो ये आपका 1833 का एक्ट था। तो इसमें देखते हैं पहले कि क्या था। पहला था कि लीज ऑफ 20 years ऑफ कंपनी was further extended। सेकेंड पॉइंट था जो मोनोपोली थी आपकी, मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी was also ended। और आपका जो थर्ड था सबसे इंपॉर्टेंट की, इसमें देखते हैं ऐसे कि विलियम बेंटिक आपके, ये जब एक्ट आया था तो विलियम बेंटिक आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको थोड़ा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसमें जब ये एक्ट आया तो क्या हुआ था
कि ये आपके, तो इनको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बोलेंगे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि इसके बाद इसको चेंज कर दिया गया, डेजिग्नेशन आपकी चेंज हो गई थी, चेंज इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो विलियम बेंटिक हुए आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी इनको कहा जाएगा। और जब पहला क्वेश्चन आएगा कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो आपका ये भी विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपका था। और इनका जो कार्यकाल था विलियम बेंटिक का, वो शायद 1828 से 35 था, 1828 से 35। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, मतलब एक साल बाद ही जब इनका कार्यकाल शुरू हुआ, तो 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। तो आप इधर लिख सकते हो 1828 से 33 और 33 से 35। तो ये आपका था। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट था कि आपके जो लॉ मेंबर was added in the Executive Council of for the purpose of law specific matter। तो आपके जो लॉर्ड मैकॉले थे आपके फर्स्ट मतलब लॉ मेंबर थे, लॉर्ड मैकॉले। was first law member। जैसा कि आपको बताया था कि 1833 में ये एक्ट आया था, और इसके बाद मैकॉले मिनट जो आया था वो आपका आया था 1835, 1835 में। तो थोड़ा उसको लिंक करके याद करेंगे कि 33 में एक्ट आया, तो 2 साल ही बाद उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म के चलते मैकॉले मिनट आया था, जो कि 1835 में आया था। तो ऐसे याद रहेगा। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या हो गया था, सेंट्रलाइज हो गया था। एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज because all the revenue, military, service affair came under the supervision of गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सारी पावर जो हो गई थी वो अब किसके हाथ में आ गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। इसीलिए बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकरण कर दिया था, सारी पावर एक हाथ में आ गई थी। और फिर था कि आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, जो गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे,
ये क्या हुआ था, लॉस्ट दियर लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो यहाँ भी जो कानून, पहले इनके पास ये अपना कानून बना सकते थे, इनके पास पावर थी इनमें, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो भी किसके हाथ में आ गई, ये भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गई थी। और आपका पॉइंट था कि जो भी आपका टैक्स, मतलब टैक्स इम्पोज किया जाता था, या टैक्स रिलेटेड जो भी, मतलब टैक्स रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां थी या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी किसके अंदर, वो भी आपकी गवर्नर जनरल के पास आ गई थी। और इसमें एक पॉइंट था कि स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया गया था। तो इसमें था कि एडमिनिस्ट्रेशन was to take steps against slavery। तो अल्टीमेटली क्या हुआ था, अल्टीमेटली जो स्लेवरी था उसको, दास प्रथा को खत्म कर दिया गया, मतलब स्लेवरी वार एबोलिशमेंट। in 1843 sorry, में इसको खत्म कर दिया। तो और ये किस एक्ट के तहत, इंडियन स्लेवरी एक्ट, इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843। तो ये आपका चार्टर एक्ट 1833 था। तो इसमें याद करने की चीज मतलब क्या है, तो पहले था कि आपका जो आपके ट्रेड होता था चाइना के साथ, और जो ट्रेड व्यापार होता था चाय में, उसको इन्होंने इस एक्ट में उसको भी खत्म कर दिया। मोनोपोली पहले ही खत्म हो गई थी 1813 के एक्ट में, और 1833 में जो चाय और चाइना के साथ जो व्यापार होता था चाय में, और तो इसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। और दूसरा इम्पोर्टेंट था कि आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीकरण कर दिया। जो सारी पावर थी, मतलब लेजिस्लेटिव से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और रेवेन्यू से रिलेटेड राजस्व, वो सब किसके पास आ गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। और जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे उनकी पोस्ट चेंज हो गई, मतलब उनको उनका डेजिग्नेशन चेंज करके उनको क्या नया नाम मिला, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपके लास्ट गवर्नर जनरल इस हिसाब से कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पहले जब पूछे जाएंगे तो वो भी आपके विलियम बेंटिक हुए। और थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आपके जो लॉ मेंबर को ऐड किया गया था, वो लॉ मेंबर ऐड हुए थे क्योंकि जो भी आपका लॉ से रिलेटेड कोई मैटर होता था तो उसके स्पेसिफिक उनको सुलझाने के लिए, मतलब उनको रिजॉल्व करने के लिए इशू इनको ऐड किया गया था। तो पहले आपके जो लॉ मेंबर थे वो कौन थे, लॉर्ड मैकॉले। और लॉर्ड मैकॉले मिनट आया था 1835 में, तो उसको इससे याद रखेंगे। और आपका जो आपका एक स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा भी 1843 में इसको खत्म किया गया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट पढ़ेंगे वो भी आपका 20 साल बाद आया था, उसको चार्टर एक्ट 1853 में। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल का नाम है गौतम अकेडमी। गौतम अकेडमी। ओके, थैंक यू।